आज के इस डीप डाइव में हम अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी इंटरनेशनल लॉ के स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पर सच में कोई असली कानून होता है या फिर क्या ये सिर्फ ताकतवर देशों की मर्जी है कि जब चाहा माना और जब चाहा तोड़ दिया। हाँ, और श्रोताओं को मैं बता दूं कि इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बिना किसी पक्षपात के एक्सपर्ट्स और इन सोर्सेस से सच्चाई को समझें। यानी हम ये जानेंगे कि क्या इन नियमों के पीछे कोई रियल ताकत है या ये बस एक आपसी समझौता है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय विधि, यथार्थ में विधि या केवल नैतिकता। देखिए, एक टीचर की तरह अगर मैं समझाऊं तो मुद्दा यह है कि ये जो ग्लोबल रूल्स हैं, क्या ये सच में एक सॉलिड कानून है या बस एक मॉरल ड्यूटी है जिसे लोग शराफत में निभा रहे हैं। बिल्कुल, यानी अगर सिंपल शब्दों में कहें तो क्या इसका कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस है या बस लोग एथिक्स के नाम पर इसे फॉलो कर रहे हैं। सही बात है। तो इसमें पहला पॉइंट है, क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि यथार्थ में विधि है, लॉ इन द रियल सेंस। इसका मतलब है कि क्या हम इसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं जैसे हम अपने देश के कानूनों को करते हैं, जिसमें पुलिस और कोर्ट्स का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। हाँ, यानी क्या ये वाकई में एक स्ट्रिक्ट रूल है जिसे तोड़ने पर प्रॉपरली सजा मिलती है? एग्जैक्टली exactly. और दूसरा पॉइंट है, क्या ये केवल सकारात्मक नैतिकता है, पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। मतलब क्या ये सिर्फ एक अच्छी आदत या मॉरल गाइडलाइन बनकर रह गया है, जहां देश बस पब्लिक इमेज के लिए इसे मानते हैं। वही ना, मतलब क्या ये बस एक ब्रदरहुड या भाईचारा है जिसमें एक्चुअली कोई जबरदस्ती नहीं होती? राइट। तीसरा पॉइंट एग्जैक्ट कहता है कि क्या ये विधि शास्त्र का समाप्ति बिंदु है, वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये एक बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल है। इसका अर्थ यह है कि क्या इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर आते ही कानून का विज्ञान खत्म हो जाता है और गायब होने लगता है। सही कहा, यानी आसान भाषा में क्या इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी डेड एंड बाउंड्री है जिसके आगे टेक्निकल कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता? बिल्कुल। चौथा पॉइंट है, विधि शास्त्रियों में इसके स्वरूप को लेकर एक मत नहीं है। देखिए, दुनिया भर के जो टॉप लीगल माइंड्स हैं वो खुद इस बात पर आपस में बटे हुए हैं और उनका कोई एक यूनानिमस फैसला नहीं है। हाँ, मतलब कानून के एक्सपर्ट्स खुद ही इस टॉपिक पर कंप्लीटली अग्री नहीं करते। और इस स्लाइड का आखिरी पॉइंट है, प्रसिद्ध विधिवेत्ता हॉलैंड के अनुसार इसे सादृश्यता से विधि, लॉ बाय एनालॉजी कहा गया है। हॉलैंड का मानना था कि ये कानून जैसा दिखता जरूर है, पर असल में कानून है नहीं, बस उसकी एक कॉपी या कंपैरिजन है। बिल्कुल, यानी उनके हिसाब से ये असली कानून नहीं है, बस कानून की तरह बिहेव करने का एक दिखावा है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है यथार्थ विधि के समर्थक। इसको ऐसे समझिए जैसे क्लासरूम में कुछ नियम होते हैं ना, जो बिना डंडे के भी सारे बच्चे मानते हैं। ये वही लॉजिक है कि बिना पुलिस के भी कानून हो सकता है। हाँ, यानी ये उन एक्सपर्ट्स की बात हो रही है जो इसको स्ट्रांगली एक प्रॉपर लॉ मानते हैं। राइट। सब हेडिंग है सपोर्टर्स ऑफ लॉ इन द रियल सेंस। जो लोग इसे एक्चुअल और रियल कानून मानते हैं, हम उनके विचारों को देखेंगे। बिल्कुल, आसान शब्दों में वो जूरिस्ट्स जो इसे एक सख्त और सच्चा कानून समझते हैं। तो पहला पॉइंट है सर हेनरी मेन, प्रथा या नियमों को विधि बनने के लिए बाध्यकारी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। उनका बड़ा क्लियर लॉजिक था कि पुराने कबीलों में भी नियम थे, जबकि कोई सरकार या पुलिस नहीं थी, तो फोर्स का होना जरूरी नहीं है। सही बात है, यानी रूल्स को लॉ बनने के लिए हमेशा किसी पनिशमेंट या फोर्स की जरूरत नहीं होती। दूसरा पॉइंट कहता है प्रोफेसर ओपेनहाइम, अभ्यास में इसे निरंतर विधि की मान्यता प्राप्त है, राज्य इसे स्वीकार करते हैं। देखिए, उनका मानना था कि प्रैक्टिकल लाइफ में देश डेली इन नियमों को कानून की तरह ही फॉलो करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, मतलब रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस में सारी कंट्रीज इसे एज अ रूल सिस्टम कंटिन्यूअसली एक्सेप्ट करती हैं। तीसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वीटन जैसे अन्य विधियों का उल्लंघन होता है वैसे ही इसका भी होता है, अतः यह विधि है। यहाँ एक पुशबैक है, जैसे नॉर्मल डोमेस्टिक कानून टूटते हैं, चोरियां होती हैं, पर उससे कानून खत्म तो नहीं हो जाता ना। रूल्स का टूटना यह साबित नहीं करता कि रूल्स हैं ही नहीं। एग्जैक्टली यानी अगर कोई रूल ब्रेक हो रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और चौथा पॉइंट है पॉलॉक, इसे मात्र नैतिकता मानना अनुपयुक्त और भ्रमपूर्ण है। पॉलॉक का कहना था कि इसे सिर्फ एक मॉरल वैल्यू बोल देना गलत होगा
और ये लोगों में कंफ्यूजन पैदा करता है। हाँ, यानी इसको सिर्फ एक अच्छी आदत कहकर टाल देना बिल्कुल गलत और मिसलीडिंग होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है विधि मानने के मुख्य तर्क भाग 1। इसमें हम वो कोर आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे जो साबित करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर कानून है। बिल्कुल, यानी वो मुख्य कारण जो इसे एक एक्चुअल लॉ का दर्जा देते हैं। सब हेडिंग है आर्ग्यूमेंट्स फॉर इंटरनेशनल लॉ पार्ट 1। यही चीज हम आगे डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। हाँ, मतलब इन तर्कों का जो पहला हिस्सा है उसे समझते हैं। पहला पॉइंट एग्जैक्ट लिखा है, विधि को केवल प्रभुसत्ता वाले अधिकारी सॉवरेन पावर द्वारा बनाए गए नियमों तक सीमित नहीं किया जा सकता। कानून का मतलब सिर्फ वही नहीं होता जो किसी डिक्टेटर या टॉप सुप्रीम लीडर ने बनाया हो। सही कहा, यानी कानून को सिर्फ किसी एक बड़ी पॉलिटिकल अथॉरिटी के ऑर्डर्स तक नैरो डाउन नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है, आज के समय में संधियों ट्रीटीज के नियम मुख्य हैं। देखिए, आज के मॉडर्न दौर में देशों के बीच जो रिटन एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज होती हैं, वही सबसे बड़ा कानून बन चुकी हैं। हाँ, मतलब आजकल देशों के आपसी रिटर्न अग्रीमेंट्स ही मेन रूल्स का काम करते हैं। तीसरा पॉइंट एक उदाहरण है। उदाहरण, जेनीवा और हेग अभिसमय। हाँ, जिनीवा एंड हेग कन्वेंशंस। ये ऐसे हिस्टोरिक ट्रीटीज हैं जिन्होंने युद्ध के सबसे स्ट्रिक्ट नियम तय किए थे, जैसे वॉर प्रिजनर्स के साथ कैसा सलूक करना है। बिल्कुल, यानी वॉर और ह्यूमन राइट्स को कंट्रोल करने वाले ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसका चौथा पॉइंट है, ये नियम संप्रभु राजनीतिक सत्ता द्वारा नहीं बनाए गए, फिर भी ये बंधनकारी हैं। इन नियमों को किसी एक सिंगल ग्लोबल सरकार ने नहीं थोपा, पर फिर भी दुनिया के सारे देश इनसे बंधे हुए हैं। हाँ, मतलब बिना किसी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के भी ये रूल्स सभी देशों के लिए स्ट्रिक्टली बाइंडिंग हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हेडिंग है विधि मानने के मुख्य तर्क भाग 2। इसमें हम उन्हीं सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स का आगे का हिस्सा देखेंगे। बिल्कुल, यानी कानून मानने के जो रीजंस हैं, उनका ये सेकंड पार्ट है। सब हेडिंग है अंतरराष्ट्रीय कानून का भाग 2। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हाँ, मतलब इस डिबेट के आगे के पॉइंट्स क्या कहते हैं? पहला पॉइंट कहता है, जब अंतरराष्ट्रीय प्रश्न उठता है, राज्य नैतिक तर्कों की बजाय संधियों और पूर्वोक्तियों प्रेसिडेंट्स का आधार लेते हैं। देखिए, जब दो देशों में झगड़ा होता है ना, तो वो एक दूसरे को एथिक्स का पाठ नहीं पढ़ाते, बल्कि पुरानी ट्रीटीज का हवाला देते हैं कि आपने साइन किया था। सही बात है। यानी डिस्प्यूट्स के टाइम देश पास्ट लीगल एग्रीमेंट्स यूज करते हैं, ना कि सिर्फ मॉरल भाषण। दूसरा पॉइंट कहता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और अभिसम्यों में इसे सच्चे अर्थों में विधि माना गया है। जब भी बड़े ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहां इस सिस्टम को लेजिटिमेटली एक कानून की तरह ही रिस्पेक्ट किया जाता है। हाँ, मतलब बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इसे कंप्लीटली एक रियल लॉ की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, जहां तक भय का प्रश्न है, उसका अंतर्राष्ट्रीय विधि में अभाव नहीं है। ऑस्टिन कहते थे डर नहीं है, पर सैंक्शंस लगने का या ग्लोबल मार्केट से कट ऑफ होने का डर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है किसी भी देश के लिए। एग्जैक्टली, यानी पेनल्टीज और बॉयकॉट का डर हमेशा बना रहता है, तो डर की कमी बिल्कुल नहीं है। चौथा पॉइंट है, विधि का उल्लंघन होने का अर्थ ये नहीं कि वह विधि नहीं है। राज्य विधि के भी उल्लंघन होते हैं। देखिए वही एनालॉजी है, अगर कोई रेड लाइट जंप कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैफिक रूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। कानून टूटना कानून के ना होने का प्रूफ नहीं है। बिल्कुल सही, यानी किसी के रूल ब्रेक करने से पूरे कानून का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र और न्यायालय की भूमिका। इस स्लाइड में हम यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट्स का क्या रोल है वो समझेंगे। बिल्कुल, हाँ, यानी ग्लोबल लेवल पर इन मेन इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है। सब हेडिंग है रोल ऑफ यूएन एंड आईसीजे। तो यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैसे इस लॉ को एनफोर्स करते हैं, ये उसकी डिटेल है। बिल्कुल, आसान शब्दों में इन संस्थाओं की ताकत क्या है इस कानून के अंदर। पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व निभाने का निश्चय किया है। यूएन चार्टर के प्रियम्बल में ही सभी देशों ने ऑफिशियल प्लेज ली है कि वो अपने ग्लोबल ड्यूटीज को निभाएंगे। हाँ, मतलब यूएन के मेन डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ही देशों ने प्रॉपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने का वादा किया है। दूसरा पॉइंट कहता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की शक्ति राज्य के न्यायालयों के समकक्ष नहीं है। ये एक सच्चाई है कि आईसीजे के पास किसी लोकल सुप्रीम कोर्ट जैसी ताकत नहीं है कि वो तुरंत पुलिस भेजकर अरेस्ट करवा सके। सही बात है, यानी डोमेस्टिक कोर्ट्स जैसी डायरेक्ट इन्फोर्समेंट पावर आईसीजे के पास थोड़ी कम होती है। तीसरा पॉइंट है, परंतु कुछ परिस्थितियों में
राज्यों को उसके निर्णय मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जहां देशों पर प्रेशर बनाकर उन्हें कोर्ट का फैसला मानने पर मजबूर किया जा सकता है। बिल्कुल, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में देशों को कोर्ट का डिसीजन फोर्सफुली फॉलो करवाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के सच्चे अर्थों में विधि होने पर आधारित है। ये सारे एनफोर्समेंट मशीनरी सिर्फ इसीलिए काम करती है क्योंकि सब जानते हैं कि ये प्योरली एक रियल कानून है। हाँ, यानी ये पूरा सिस्टम इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सच में एक सॉलिड लॉ बेस्ड फ्रेमवर्क है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हेडिंग है सकारात्मक नैतिकता का तर्क। अब हम दूसरे पक्ष की बात करेंगे जो इसे सिर्फ मोरालिटी मानते हैं। बिल्कुल, यानी अब उन एक्सपर्ट्स की साइड देखते हैं जो इसे बस एक मॉरल गाइडलाइन मानते हैं। सब हेडिंग है द आर्ग्यूमेंट फॉर पॉजिटिव मोरालिटी। ये वही थियरी है कि ये कानून सिर्फ एक आपसी एथिक्स का सिस्टम है। हाँ, मतलब उन तर्कों को समझेंगे जो इसे प्योरली मॉरल रूल साबित करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है ऑस्टिन का मुख्य तर्क, अंतर्राष्ट्रीय विधि मात्र सकारात्मक नैतिकता है। ऑस्टिन एक बहुत बड़े जूरिस्ट थे और उनका लॉजिक था कि ये बस एक ग्लोबल मोरालिटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सही कहा। यानी ऑस्टिन के हिसाब से ये स्ट्रिक्टली कानून नहीं बल्कि सिर्फ पॉजिटिव एथिक्स का एक कलेक्शन है। दूसरा पॉइंट कहता है इस विधि का निर्माण करने वाला कोई संप्रभु नहीं होता। उनका पॉइंट था कि दुनिया को चलाने वाला कोई एक ग्लोबल राजा या पार्लियामेंट नहीं है जो इन नियमों को बनाए। हाँ, मतलब कोई एक सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो सबके ऊपर बैठ के ये रूल्स पास करे। तीसरा पॉइंट है परिणाम। इसका पालन करना निश्चित नहीं होता और क्योंकि कोई सॉवरेन नहीं है इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि लोग इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। एग्जैक्टली यानी इसका आउटकम ये है कि रूल्स का प्रॉपरली फॉलो होना फिक्स नहीं होता। चौथा पॉइंट है ये सामान्य जनमत पर आधारित है। देखिए, उनके हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन या आम जनमत पर टिका हुआ है। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ दुनिया भर के लोगों की जनरल ओपिनियन और कंसेंसस पर डिपेंड करता है। और आखिरी पॉइंट है पालन की बाध्यता केवल नैतिकता है। इसको फॉलो करने की जो ऑब्लिगेशन है वो प्योरली मॉरल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी नहीं। हाँ, यानी लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मॉरली सही है, ना कि इसलिए कि कोई कानूनी दंड है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है विधि न मानने वाले विधिशास्त्री। इस स्लाइड में हम उन थिंकर्स के बारे में जानेंगे जो इसे लॉ मानने से साफ इनकार करते हैं। बिल्कुल, यानी वो एक्सपर्ट्स जो स्ट्रांगली अपोज करते हैं कि यह कानून है। सब हेडिंग है उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स या ओपिनियन जो इस थ्योरी के अगेंस्ट जाते हैं। हाँ, मतलब उन स्कॉलर्स की डिटेल्स जो इसको लॉ कैटेगराइज नहीं करते। पहला पॉइंट एग्जैक्ट लिखा है ऑस्टिन, हॉलैंड, हॉब्स, सैल्सबरी, बेंथम, ब्राउन। ये सारे वो बड़े थिंकर्स हैं जिनका एक ही मत था कि इंटरनेशनल लॉ असल में लॉ नहीं है। सही बात है, यानी ये उन फेमस फिलोसोफर्स और जूरिस्ट्स के नाम हैं जो इसे लॉ नहीं मानते। दूसरा पॉइंट है तर्क एक, कानून का निर्माण सर्वोच्च प्रभुसत्ताधारी सॉवरेन पावर द्वारा होता है। इन सब का पहला काउंटर आर्ग्यूमेंट यही था कि भाई कानून तो हमेशा एक टॉप अथॉरिटी ही बनाती है, जो यहाँ मिसिंग है। हाँ, मतलब कानून बनने के लिए एक हाईएस्ट पावर का होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है तर्क टू, कानून का पालन भौतिक शक्ति से होता है, जबकि यहाँ कोई बाध्य रूप से पालन कराने वाली शक्ति नहीं है। अब देखिए, जब तक फिजिकल फोर्स या पुलिस ना हो तब तक कानून कानून नहीं होता। यहाँ ग्लोबल लेवल पर कोई ऐसी फोर्स नहीं है। बिल्कुल, यानी रूल्स अप्लाई करने के लिए फिजिकल फोर्स चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होती। चौथा पॉइंट है तर्क थ्री, ये केवल प्रभु सत्ताधारियों के पारस्परिक समझौतों का परिणाम होती है। उनका मानना था कि ये तो बस आजाद देशों ने आपस में मिलकर समझौते कर लिए, इसमें कानून जैसा क्या है। हाँ, मतलब ये सिर्फ इंडिपेंडेंट देशों के आपसी म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हैं, असली लॉज नहीं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हेडिंग है संस्थागत कमियां। इस स्लाइड में हम इस सिस्टम के अंदर जो एक्चुअल प्रैक्टिकल फ्लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, यानी इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर इस कानून में क्या वीक पॉइंट्स हैं। सब हेडिंग है इंस्टीट्यूशनल डेफिशिएंसीज। ये वो कमजोरियां हैं जो इसे इफेक्टिव बनने से रोकती हैं। हाँ, मतलब सिस्टम के अंदर की वो एक्चुअल कमियां जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। पहला पॉइंट है नियमों की व्याख्या और विवादों के निर्णय के लिए कोई सक्षम न्यायालय नहीं है। देखिए, वैसे तो कोर्ट्स हैं, पर उनके पास वो कॉम्पिटेंस या पावर नहीं है जो डोमेस्टिक कोर्ट्स के पास होती है। सही कहा, यानी डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोई ट्रूली पावरफुल सेंट्रल कोर्ट का सिस्टम मिसिंग है। दूसरा पॉइंट कहता है
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को विभिन्न देशों पर निर्णय अमल कराने का अधिकार नहीं है। आईसीजे डिसीजन तो सुना देता है, पर उस डिसीजन को जबरदस्ती लागू करवाने की अथॉरिटी उसके पास नहीं है। एग्जैक्टली यानी इंटरनेशनल कोर्ट देशों पर अपना फैसला स्ट्रांगली एनफोर्स नहीं करवा सकती। तीसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन कराने की कोई कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। कोई ग्लोबल पुलिस फोर्स नहीं है, कोई इंटरनेशनल आर्मी नहीं है जो रूल्स एनफोर्स करें। बिल्कुल, मतलब आसान भाषा में कानून लागू करवाने वाली एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ नहीं होती। चौथा पॉइंट है, कानून का पालन दंड के भय से होता है, जबकि यहाँ दंड का भय नहीं होता है। कानून लोगों को डर से चलाता है, पर ग्लोबल लेवल पर ताकतवर देशों को किसी डंडे का डर नहीं होता। हाँ, यानी पनिशमेंट का क्लियर डर ना होने के कारण लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है विधि शास्त्र का समाप्ति बिंदु। ये वही हॉलैंड वाला बड़ा पॉइंट है कि कैसे कानून यहाँ आकर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, यानी वो स्टेज जहां टेक्निकल लॉ की बाउंड्रीज टेक्निकली एंड हो जाती हैं। सब हेडिंग है द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। चलिए इस आर्ग्यूमेंट को डिटेल में देखते हैं कि क्या सच में आगे कोई लॉ नहीं है। हाँ, मतलब इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस यहाँ क्यों वैनिश हो जाता है। पहला पॉइंट एग्जैक्ट लिखा है, तर्क राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ व्यवहार अपनी इच्छानुसार शिष्टाचार सौजन्यता करते हैं। इसका लॉजिक ये है कि देश एक दूसरे के साथ सिर्फ अपनी मर्जी से और शराफत में अच्छा बिहेव करते हैं, कानून के डर से नहीं। सही बात है, यानी कंट्रीज आपस में सिर्फ कर्टसी और गुड मैनर्स दिखाती हैं, कोई लीगल ड्यूटी समझकर नहीं। दूसरा पॉइंट कहता है, संघर्ष की स्थिति में जनता की सम्मति के अतिरिक्त अन्य कोई निर्णय नहीं दिया जाता। जब कोई रियल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पब्लिक ओपिनियन के अलावा उन पर थोपने के लिए कोई और ठोस फैसला नहीं होता। हाँ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स में सिर्फ आम जनता के ओपिनियन पर फोकस होता है, डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं होती। तीसरा पॉइंट है, जहां विधि शास्त्र की सीमा समाप्त होती है वहां इसका क्षेत्र शुरू होता है। देखिए इनका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि जहां एक्चुअल डोमेस्टिक लॉ की जुरिस्डिक्शन एंड होती है वहां से इंटरनेशनल लॉ शुरू होता है। बिल्कुल, यानी जहां स्ट्रिक्ट फॉर्मल लॉज खत्म होते हैं वहां इस रूल्स वाले सिस्टम की बाउंड्री स्टार्ट होती है। और चौथा पॉइंट है हॉलैंड का प्रसिद्ध कथन, अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है। हॉलैंड ने फेमसली यही डिक्लेयर किया था कि ये वो बॉर्डर है जहां जुरिस्प्रूडेंस गायब हो जाता है। हाँ, मतलब हॉलैंड के शब्दों में इंटरनेशनल लॉ सच में कानून के विज्ञान का एब्सोल्यूट एंड पॉइंट है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है हॉलैंड के विचारों की समीक्षा। हमने हॉलैंड को बहुत सुन लिया, अब वक्त है कि उनके तर्कों का थोड़ा एनालिसिस किया जाए, उन्हें रिव्यू किया जाए। बिल्कुल, यानी अब टाइम है हॉलैंड के इन स्टेटमेंट्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन करने का कि क्या वो आज भी सही हैं। सब हेडिंग है हॉलैंड के विचार। तो आइए देखते हैं कि आज के मॉडर्न दौर में उनका ये आइडिया कितना प्रैक्टिकल है। हाँ, मतलब आज की टाइम पर उनके थॉट्स का एक्चुअल मॉडर्न रिव्यू। पहला पॉइंट एग्जैक्ट है, हॉलैंड के विचार। हॉलैंड के अनुसार मामलों को सुलझाने के लिए एक न्यायालय या पंच आर्बिट्रेटर का अभाव है। उनके समय में सच में एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो केसेस सॉल्व करे, इसलिए वो ऐसा सोचते थे। सही कहा, यानी उस टाइम पर सच में डिस्प्यूट्स के लिए प्रॉपर कोर्ट्स या आर्बिट्रेटर्स अवेलेबल नहीं थे। दूसरा पॉइंट कहता है यह कहना कि इसके नियम केवल नैतिक नियमों के सदृश हैं। उन्होंने साफ कह दिया था कि ये रूल सिर्फ और सिर्फ नैतिकता की तरह बिहेव करते हैं। हाँ, मतलब उनके अकॉर्डिंगली ये सारे लॉज लिटरली मॉरल गाइडलाइंस की कार्बन कॉपी थे। तीसरा पॉइंट है आधुनिक समीक्षा। परंतु आज जब अंतर्राष्ट्रीय विधि का यथेष्ट विकास हो चुका है, यह मत उचित प्रतीत नहीं होता। देखिए, आज यूएन बन चुका है, आईसीजे है, तो अब इतने डेवलपमेंट के बाद हॉलैंड की थ्योरी सूट नहीं करती। एग्जैक्टली, यानी सिंपल वर्ड्स में आज के डेवलप्ड लीगल सिस्टम में उनका पुराना लॉजिक फिट नहीं बैठता। चौथा पॉइंट है नैतिक नियम विवेक को प्रभावित करते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम बंधनकारी होते हैं। मोरालिटी आपके कॉन्शियंस को हिट करती है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ देशों पर लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस डालता है। बिल्कुल, यानी नैतिकता सिर्फ आपकी सोच बदलती है, पर ये इंटरनेशनल रूल्स देशों को स्ट्रिक्टली लीगली बांधते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हेडिंग है अनुच्छेद 94 और बाध्यता। ये स्लाइड सीधे सीधे यूएन चार्टर के एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल पर फोकस करती है। हाँ, यानी यूएन का वो स्पेसिफिक रूल जो इस कानून में रियल बाध्यता या बाइंडिंग फोर्स लाता है। सब हेडिंग है आर्टिकल 94
एंड बाइंडिंग फोर्स। ये वो रूल है जो हॉलैंड के वैनिशिंग पॉइंट थ्योरी का सबसे बड़ा आंसर है। बिल्कुल, मतलब इस आर्टिकल के थ्रू समझते हैं कि ये कानून कैसे फोर्सफुली काम करता है। पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 94 में सदस्य राष्ट्रों ने आईसीजे के निर्णय का पालन करने का संकल्प लिया है। इसका मतलब है कि सभी मेंबर देशों ने ऑफिशियली लिख कर दिया है कि वो कोर्ट का फैसला हमेशा मानेंगे। सही बात है, यानी यूएन के सभी मेंबर्स लीगली कमिटेड हैं कि उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट के डिसीजंस प्रॉपर्ली फॉलो करने ही पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है, यदि कोई पक्षकार निर्णय का पालन नहीं करता तो सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल सुझाव दे सकती है या निर्णय ले सकती है। अगर किसी देश ने कोर्ट की बात नहीं मानी तो यूएन की सबसे पावरफुल बॉडी यानी सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन ले सकती है। हाँ, मतलब आसान भाषा में रूल तोड़ने पे सिक्योरिटी काउंसिल प्रॉपर्ली इंटरवीन करती है और टफ स्टेप्स उठा सकती है। तीसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ऐच्छिक, ऑप्शनल तथा अनिवार्य, कंपल्सरी दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। आईसीजे के पास दो तरह के पावर्स हैं, एक जिसमें देश मर्जी से जाते हैं और दूसरा जहां जाना कंपल्सरी होता है। बिल्कुल, यानी कोर्ट के पास देशों के आपसी डिस्प्यूट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रिक्टनेस दोनों की अथॉरिटी है। चौथा पॉइंट है, 47 राज्यों ने इसके बंधनकारी क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया है। 47 कंट्रीज ने क्लियरली मान लिया है कि आईसीजे का फैसला उन पर अनिवार्य रूप से बाइंड करेगा। एग्जैक्टली यानी ऑलमोस्ट 47 देशों ने ओपनली कोर्ट की बाइंडिंग पावर को एक्सेप्ट कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है, क्या यह दुर्बल विधि है? अब एक बड़ा लॉजिकल सवाल उठता है, अगर कानून कमजोर है तो क्या वो कानून ही नहीं है? सही पॉइंट है, यानी क्या किसी रूल सिस्टम के वीक होने का मतलब ये है कि वो कंप्लीटली एग्जिस्ट ही नहीं करता? सब हेडिंग है, इज इट अ वीक लॉ? इसे हम और डीपली देखेंगे कि वीकनेस और एग्जिस्टेंस में क्या फर्क है। हाँ, मतलब इस लॉ की एक्चुअल स्ट्रेंथ और उसकी कमजोरियों पर एक नजर डालते हैं। पहला पॉइंट एग्जैक्ट लिखा है, डायस का मत, भय तथा निजी स्वार्थ वह मुख्य कारण है जिससे राज्य इसका पालन करते हैं। डायस ने बहुत प्रैक्टिकल बात कही कि आखिर देश ये कानून मानते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें डर भी होता है और इसमें उनका अपना फायदा यानी प्राइवेट इंटरेस्ट छिपा होता है। बिल्कुल, यानी सिंपल वर्ड्स में फियर और सेल्फ इंटरेस्ट के कारण ही मोस्टली कंट्रीज इन रूल्स को सिस्टमैटिकली फॉलो करती हैं। दूसरा पॉइंट है निष्कर्ष। यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक दुर्बल विधि है। देखिए, ये कंक्लूजन तो निकलता ही है कि कंपैरिजन में ये कानून बाकी डोमेस्टिक लॉज से काफी वीक है। मतलब रियलिटी यही है कि हाँ, ये एक रिलेटिव टर्म्स में वीक लॉज जरूर है। तीसरा पॉइंट कहता है, परंतु ये वास्तव में विधि है, इसे लुप्त प्राय बिंदु कहना उचित नहीं है। वीक है तो क्या हुआ, है तो कानून ही ना। इसे हॉलैंड की तरह प्योरली वैनिशिंग पॉइंट कह देना ठीक नहीं होगा। एग्जैक्टली यानी भले उतना स्ट्रॉन्ग ना हो पर इसे लॉ मानने से इनकार करना कंप्लीटली गलत होगा। चौथा पॉइंट है, इसमें अनुशासती सैंक्शंस का सर्वथा अभाव नहीं है, यद्यपि कोई प्रभावशाली संस्था इसे लागू नहीं करा सकती। देखिए, पेनल्टीज हैं, इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स हैं, हाँ वो बात अलग है कि उन्हें लागू करवाने के लिए कोई एक सिंगल पावरफुल पुलिस इंस्टीट्यूशन नहीं है। सही कहा, यानी सैंक्शंस और पनिशमेंट्स मौजूद हैं, पहले ही उन्हें एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी उतनी सेंट्रलाइज्ड नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हेडिंग है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की दुर्बलताएं भाग 1। अब जब मान लिया कि वीक है तो देखते हैं कि स्टार्क के अकॉर्डिंग आखिर वो स्पेसिफिक कमजोरियां हैं क्या। बिल्कुल, यानी अब इन एग्जैक्ट फ्लॉज को डिटेल में स्टडी करते हैं कि इस लॉ में क्या कमियां हैं। सब हेडिंग है, वीकनेसेस ऑफ इंटर लॉ स्टार्क। चलिए इन डिफिशिएंसीज को एक एक करके समझते हैं। हाँ, मतलब स्टार्क ने जो डायरेक्टली पॉइंट आउट किए हैं उन वीकनेसेस को सिंपल टर्म्स में देखते हैं। पहला पॉइंट है, स्टार्क के अनुसार यह एक दुर्बल विधि है। 1. प्रावधानों को लागू करने वाली कार्यपालिका शक्ति का पूर्ण अभाव है। वही बात है कि ऑर्डर पास तो हो गया पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सेंट्रल मशीनरी या एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं है। सही बात है, यानी रूल्स को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने वाली कोई प्रॉपर इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं होती। दूसरा पॉइंट कहता है, 2. इसमें अनिश्चितता होती है तथा राज्यों के समान विधायनी शक्ति प्राप्त नहीं है। दुनिया भर की कोई ग्लोबल पार्लियामेंट नहीं है जो रोज बिल पास करे, इसलिए रूल्स बिखरे हुए हैं और उनमें एक अनसर्टेनिटी है। हाँ, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी ना होने की वजह से इसमें हमेशा एक कंफ्यूजन और वेगनेस बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है, 3. यह राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
देखिए, सॉवरेनिटी की वजह से किसी देश के इंटरनल अफेयर्स में ये कानून डायरेक्टली दखल नहीं दे सकता। बिल्कुल, यानी डोमेस्टिक मैटर्स में ये रूल्स एक्सटर्नली इंटरफेयर नहीं कर सकते, वहां इनकी लिमिट आ जाती है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय विधि की दुर्बलताएं, भाग 2। उन्हीं कमजोरियों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। हाँ, यानी इस लॉ के स्पेसिफिक वीक पॉइंट्स का ये सेकंड हिस्सा है। सब हेडिंग है वीकनेसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, स्टार्क। स्टार्क के बचे हुए पॉइंट्स को कवर करते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में स्टार्क की लिस्ट के रिमेनिंग फ्लॉज। पहला पॉइंट एग्जैक्ट है। 4, आईसीजे स्वेच्छा से राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा करने में अक्षम होता है। इसका मतलब आईसीजे ऑटोमेटिकली किसी मामले में जंप नहीं कर सकता जब तक दोनों पार्टीज खुद ना आए। सही कहा, यानी इंटरनेशनल कोर्ट वॉलंटरीली खुद आगे बढ़कर किसी दो देशों के डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विधि को केंद्रीय शक्ति प्राप्त नहीं होती। योर ग्लोबल लेवल पर ऐसी कोई सुप्रीम सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसके पास सारा कंट्रोल हो। हाँ, मतलब इस सिस्टम में नेचुरली किसी भी तरह की सेंट्रलाइज्ड सुप्रीम पावर कंप्लीटली मिसिंग है। तीसरा पॉइंट कहता है 6, इसके नियमों का ज्ञान मुख्य रूप से संधियों, प्रस्तावों और विदेशी अभिलेखों में ही देखा जा सकता है। इनके रूल्स एक जगह किसी किताब में नहीं लिखे हैं, बल्कि अलग-अलग ट्रीटीज और फॉरेन रिकॉर्ड्स में फैले हुए हैं। एग्जैक्टली यानी इन लॉज को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स और ओल्ड ट्रीटीज में स्कैटर्ड हैं। चौथा पॉइंट है अनुशास्ति, सैंक्शंस का अभाव होने से इसका उल्लंघन होता है। और क्योंकि डायरेक्ट डंडा या तुरंत पनिशमेंट नहीं मिलती, तो नेचुरली ताकतवर देश इसका इजीली वायलेशन कर देते हैं। बिल्कुल, मतलब स्ट्रिक्ट और इमीडिएट पनिशमेंट ना होने के कारण लोग आसानी से इन रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है दुर्बलताओं का निराकरण, भाग 1। देखिए, जैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम में बग्स आते हैं और हम उन्हें पैच करके फिक्स करते हैं, यहाँ भी इन कमजोरियों को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। हाँ, यानी जो फ्लॉज हैं अब उन्हें इफेक्टिवली फिक्स करने के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हम वो देख रहे हैं। सब हेडिंग है रिमूविंग वीकनेसेस, पार्ट 1। तो चलिए इन सॉलिड सॉल्यूशंस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में इन वीकनेसेस को दूर करने का फर्स्ट पार्ट। पहला पॉइंट एग्जैक्ट लिखा है, प्रावधानों को लागू करने के साधनों को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, उनको बस इन्फोर्स करने की स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। सही बात है, यानी रूल्स को एग्जीक्यूट करने के करंट टूल्स को ही डीपली और प्रैक्टिकल तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के क्षेत्राधिकार को अनिवार्य, कंपल्सरी बनाया जाए। जो ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन है उसको खत्म करके सारे देशों के लिए कोर्ट जाना कंपल्सरी कर देना चाहिए। हाँ, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट का पावर प्रॉपरली हर देश पर अनकंडीशनली अप्लाई होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की स्थापना की जानी चाहिए। हाँ, ग्लोबल लेवल पर क्रिमिनल ऑफेंसेस हैंडल करने के लिए आईसीसी जैसी पावरफुल बॉडी एक्टिवली काम करे। एग्जैक्टली, यानी वॉर क्राइम्स और बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के लिए परमानेंटली एक प्रॉपर स्पेसिफिक क्रिमिनल कोर्ट होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है जांच हेतु इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन की स्थापना की जाए। एक स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए जो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के जांच कर सके। बिल्कुल, मतलब ग्लोबली क्राइम्स इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने के लिए एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी बनानी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हेडिंग है दुर्बलताओं का निराकरण, भाग 2। हाँ, यानी बग्स फिक्स करने के जो बचे हुए मेन स्टेप्स हैं उन्हें देखते हैं। सब हेडिंग है रिमूविंग वीकनेसेस, पार्ट 2। चलिए उन एक्स्ट्रा मेजर्स को समझते हैं। बिल्कुल, आसान शब्दों में सिस्टम को बेटर बनाने के नेक्स्ट मेथड्स। पहला पॉइंट है 5, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विश्व बंधुत्व के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। हाँ, यूएन को सिर्फ वॉर्स रोकने के अलावा प्रोएक्टिव होकर ग्लोबल ब्रदरहुड प्रमोट करना चाहिए। सही कहा, यानी यूएन को मेनली ग्लोबली हार्मनी और स्ट्रॉन्ग टाइज बिल्ड करने पर स्ट्रिक्टली फोकस करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है 6, न्यायिक पूर्ववर्तियों जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का प्रयोग विकास में सहायक हो सकता है। पुराने कोर्ट डिसीजंस को अगर फॉर्मली लॉ का हिस्सा माना जाए तो कानून में बहुत स्टेबिलिटी आएगी।
हाँ, मतलब पास्ट जजमेंट्स को रेफरेंस पॉइंट बनाकर फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स स्मूथली सॉल्व किए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है समय समय पर संधियों का पुनर्निरीक्षण, रिवीजन किया जाए। जो ट्रीटीज 50 साल पहले बनी वो आज शायद ठीक ना हो, इसलिए उनका रेगुलर अपडेट जरूरी है। एग्जैक्टली यानी टाइम और मॉडर्न वर्ल्ड के साथ पुराने अग्रीमेंट्स को लगातार स्पेसिफिकली अपग्रेड करना चाहिए। चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के कार्यक्षेत्र व अधिकारों को बढ़ाया जाए। इंटरनेशनल लॉ कमीशन की वर्किंग कैपेसिटी और पावर दोनों को बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब लॉ मेकिंग कमीशन की प्रॉपर रीच और उनकी अथॉरिटीज को एक्सपैंड किया जाना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है दुर्बलताओं का निराकरण भाग 3। ये आखिरी स्लाइड है सॉल्यूशंस की। हाँ, यानी इस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के जो टोटली फाइनल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सब हेडिंग है रिमूविंग वीकनेसेस पार्ट 3। इसे हम फाइनल सॉल्यूशंस के तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आसान भाषा में इन कमियों को दूर करने का लास्ट हिस्सा। पहला पॉइंट एग्जैक्ट लिखा है 9। अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनिश्चितता को कम करने के लिए इसका संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन किया जाए। सारे बिखरे हुए नियमों को एक जगह फॉर्मली लिखना बहुत जरूरी है ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। सही बात है, यानी लॉज को प्रॉपरली कैटेगरीज में डिवाइड करके उनका कंप्लीटली एक रिटन रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्रों को उन घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जाए जिनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर पड़ता है। देखिए, अगर किसी देश के इंटरनल स्टेप से पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ रहा हो तो यूएन को इंटरवीन करने की पावर मिलनी चाहिए। हाँ, मतलब ऐसी इंटरनल सिचुएशंस जो इनडायरेक्टली पूरा ग्लोब इफेक्ट करें, वहां यूएन स्ट्रांगली इंटरफेयर कर सके। तीसरा पॉइंट है निष्कर्ष। इन ठोस सुधारों से अंतर्राष्ट्रीय विधि अधिक शक्तिशाली बन सकेगी। सिंपल सी बात है कि अगर ये पैचेस सक्सेसफुली लागू हो जाएं तो ये दुर्बल विधि ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाएगी। एग्जैक्टली यानी इन प्रॉपर कॉन्क्रीट स्टेप्स को फॉलो करके ये कानून डीपली स्ट्रांग और क्लियरली इफेक्टिव बन जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हेडिंग है निष्कर्ष। आइए इस पूरी डिबेट का अब एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। बिल्कुल, यानी अब इस पूरे विश्लेषण को प्रॉपरली एक जगह समराइज करते हैं। सब हेडिंग है कंक्लूजन। हम इस चर्चा का निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, मतलब आसान भाषा में इस पूरे डीप डाइव का एक क्लियर फाइनल टेक अवे। पहला पॉइंट एग्जैक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति पर विद्वानों में मतभेद है, यथार्थ विधि बनाम नैतिकता। हमने देखा कि एक्सपर्ट्स क्लियर 2 हिस्सों में बंटे हुए थे। कुछ कहते थे रियल लॉ है और कुछ मोरालिटी। कॉन्स्टेंटली इसके प्योर नेचर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। दूसरा पॉइंट कहता है ऑस्टिन और हॉलैंड ने इसे केवल नैतिकता या समाप्ति बिंदु माना। ये थिंकर्स पुराने माइंडसेट के थे जहां फोर्स ना होने की वजह से उन्होंने इसे प्रैक्टिकली कानून ही नहीं माना। हाँ, मतलब इन स्कॉलर्स ने ओपनली प्रैक्टिकली इसे रियल लॉ मानने से टोटली इनकार कर दिया था। तीसरा पॉइंट है लेकिन आधुनिक संधियों आईसीजे और यूएन चार्टर के अनुच्छेद 94 ने इसे बाध्यकारी बनाया है। लेकिन मॉडर्न दुनिया में मॉडर्न स्ट्रक्चर्स ने एक्चुअली इसमें वो मिसिंग बाइंडिंग फोर्स सक्सेसफुली ला दी है। एग्जैक्टली यानी प्रेजेंट डे ट्रीटीज और यूएन फ्रेमवर्क ने बेसिकली मिलकर इस सिस्टम को फाइनली स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल बना दिया है। और आखिरी पॉइंट है यह एक दुर्बल विधि हो सकते है किंतु यह यथार्थ में विधि है। ये वीक जरूर है, इसमें बग्स हैं, पर कोई ये नहीं कह सकता कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हकीकत में कानून है। बिल्कुल, यानी क्लियरली वीक होने के बावजूद भी हम ओपनली एग्री कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये एक फुली रियल लॉ ही है। तो यहाँ हमारा ये विश्लेषण पूरा होता है। एक मजबूत समरी दें तो श्रोताओं, चाहे इसमें संस्थागत कमियां हों या डोमेस्टिक फोर्स का अभाव, इंटरनेशनल लॉ आज के आधुनिक दौर में एक टोटली बाइंडिंग रियलिटी है। और आखिर में मैं आप सभी के लिए एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ता हूं। सोचिए, अगर भविष्य में पूरे इंटरनेट या मंगल ग्रह और स्पेस की पॉलिसीज के लिए कोई नया ग्लोबल कानून बनता है तो उसे लिटरली लागू कौन कराएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक्चुअली में आने वाले कल का एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल है। इस दिलचस्प सोच पर आप सभी नेचुरली खुद विचार कीजिए। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट बिपिन सिंह